हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग शुरू करने वाले हैं अध्याय नंबर 6, जिसका परिचय हमने पढ़ लिया है। हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये भी मैं बता चुका था। और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा भूगोल विषय है, उसका जो हमारा अध्याय नंबर 6 उसका नाम क्या है दोस्तों? मानव संसाधन। और इस मानव संसाधन के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? मानव संसाधन और जनसंख्या वितरण को आज समझने वाले हैं। मानव संसाधन क्या होता है और जनसंख्या वितरण क्या होता है, इन दोनों ही मुद्दों पर दोस्तों गहन चर्चा करेंगे। मानव संसाधन क्या होता है? फर्ज करो मानव और संसाधन दो वर्ड लिखे हुए हैं, इसको बहुत समझना बहुत आसान है दोस्तों। मानव प्लस संसाधन, ये दो चीज से बना है मानव संसाधन। अब देखो उसका मीनिंग कितना अच्छा है। संसाधन तो आप समझते हो क्या हो दोस्तों, क्या होता है संसाधन? मतलब क्या होता है? संसाधन वह जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे, हर वो वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे, उसे क्या कहते हैं? उसे संसाधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने पढ़ाई की, हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, पढ़ाई करने के बाद हम लोग क्या बन जाते हैं? पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम लोग बड़े आदमी बनते हैं ना, मतलब नौकरी कर लेते हैं। हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण की दोस्तों, शिक्षा ग्रहण की, मान लो डॉक्टर या इंजीनियर या कुछ भी हम लोगों ने एक अचीवमेंट कर लिया, या किसी सरकारी जॉब में लग गए हम लोग, तो हम लोग नौकरी करते हैं, जॉब करना शुरू कर देते हैं। मान लो हमारे पास कोई जॉब है। अब क्या है, आपके द्वारा की गई जॉब की वजह से क्या हो रहा है? आपके फैमिली में 5 लोग हैं, मान लो 5 लोग हैं। इन 5 लोगों को आप क्या कर रहे हो? जो भी आवश्यकता हो रही है इनको महीने में जो भी चीज़ें ला कर देनी हो, खाना पीना सब कुछ कौन दे रहा है? क्योंकि आपके पास में जॉब है ना दोस्तों। तो इन लोगों की आवश्यकता की पूर्ति कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। जिसने शिक्षा ग्रहण करके जॉब ले ली है, आप कर रहे हो। तो जो आवश्यकता की पूर्ति करे वो क्या कहलाता है? संसाधन। और अगर वो संसाधन ही मानव है तो क्या कहलाएगा? मानव संसाधन। बहुत इजी सा चीज था दोस्तों। इसका मतलब मानव संसाधन कब बन सकता है? शिक्षा के द्वारा। मानव संसाधन कब बन सकता है? कौशल के द्वारा। मानव संसाधन कब बन सकता है? स्किल्स अपने अंदर, अपने दिमाग की वजह से बन सकता है। जितना ज़्यादा इंसान के पास यानी मानव के पास काम करने का तरीका होगा, उतना ही मानव, इतना ही अच्छा संसाधन बन सकता है। मैं कह सकता हूँ ना कि कौशलता को बढ़ाना ही मानव संसाधन को बढ़ाना है। अगर इंसान के अंदर कौशलता बढ़ाएंगे तो मानव संसाधन बढ़ेगा। और कौशलता बढ़ाने का एक ही तरीका दोस्तों, शिक्षा। लेकिन शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ ही नहीं है तो शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे? तो स्वास्थ्य एवं शिक्षा दो अहम तरीके हैं मानव संसाधन को आगे बढ़ाने के। यहाँ तो हमने समझा कि मानव, क्योंकि हम लोग पहले ही चैप्टर में मानव संसाधन का हल्का सा एक मोटे मोटे तौर पर हमने इसको डिस्कस कर लिया था, उसके बाद की कहानी समझनी थी। लेकिन मानव संसाधन होता क्यों है, क्यों बोला गया है, उसका उदाहरण के तौर पर आपको उसका समझ में आ गया होगा कि क्यों बोला जाता है। अगर ये उदाहरण आपके दिमाग में बैठ गया तो आपको कभी कोई भी पूछेगा तो आप ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल दे करके उसको बता सकते हो। अब दोस्तों, इस मानव संसाधन को बढ़ाने के लिए, मतलब कौशल को बढ़ाने के लिए भारत सरकार क्या करे? भारत के अंतर्गत एक मंत्रालय है दोस्तों, जिसका नाम ही क्या रखा गया है? मानव संसाधन मंत्रालय। इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के अंतर्गत जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, यानी मानव संसाधन मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है, ये एक मंत्रालय बनाया गया। इसका काम क्या होगा वो समझते हैं। लेकिन हाल ही में सरकार ने इसका नाम बदल दिया दोस्तों, इसका नाम कर दिया शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि मानव संसाधन बनाने के लिए शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए उन्होंने इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए, अभी तक लोगों को आधे को समझ में नहीं आता था कि मानव संसाधन मंत्रालय है क्या, करता क्या है, तो इसलिए उसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया। और आपके शिक्षा संबंधी जो आप कोर्स पढ़ रहे होते हैं, एनसीईआरटीज़ के जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे होते हैं, शिक्षा से संबंधित जो भी निर्णय लिए जाते हैं दोस्तों, वो सारे के सारे निर्णय कौन लेता है? वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट लेता है, यानी ये मानव संसाधन मंत्रालय ही करता है। क्यों? क्योंकि इसका मेन काम है लोगों के अंदर कौशल को बढ़ावा देना। क्योंकि मानव संसाधन मंत्रालय है तो मानव संसाधन को ऊपर लेके जाएगा ना, नीचे तो नहीं जाएगा। इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए, और लोग एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा, अभी फ़िलहाल में
बेरोजगारों की संख्या दोस्तों बहुत ज़्यादा है और हमारे देश में युवा के मामले में दुनिया में सबसे टॉप पर सबसे ज़्यादा युवा लोग हमारे पास में। इसका मतलब ये है कि दुनिया में आज सबसे पावरफुल मानव संसाधन किसके पास में है? हमारे पास में। लेकिन वो मानव संसाधन तब बनेंगे जब वो उपयोगी होंगे। जब तक वो बेरोजगार है दोस्तों तब तक उनका उपयोग वो आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो मानव संसाधन जो है वो हमारी शक्ति है और उसी शक्ति को हासिल करने के लिए सरकार ने कौन सा मंत्रालय बना के रखा हुआ है? मानव संसाधन मंत्रालय, जो कि लोगों के कौशल को बढ़ावा देता है, क्योंकि ये कौशल वाले लोग ही देश को आगे ले जा सकते हैं। अगर इस देश में सारे लोग मानव संसाधन बन जाए, सारे ही लोग अपना अपना जॉब करना शुरू कर दें। सोचो दोस्तों, भारत में और अमेरिका में क्या अंतर है? भारत में जो फैमिली होती है, एक परिवार होता है, उस परिवार में मान लो 5 लोग हैं, एक परिवार में मान लो 5 लोग हैं। तो भारत में जो प्रकृति जो प्रारूप चलता है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। अब भले ही ये किसी को बुरा लग जाए, लेकिन ये रियलिटी है कि भारत में 5 लोगों के परिवार, लेकिन कमाने वाला एक है या मुश्किल से 2 कमाने वाले हैं। तो हमारे देश में सिस्टम ये होता है कि 1 या 2 लोग कमाते हैं, बाकी लोग खाते हैं। इसका मतलब ये है कि बाकी लोग मानव संसाधन नहीं बल्कि संसाधन पर भी क्या है? भार है। जबकि अमेरिका और यूरोप में ट्रेंड क्या है? अगर उनका 3 लोगों का परिवार भी है ना, 3 लोगों की फैमिली भी है, 3 लोग हैं, तो तीनों के तीनों लोग कैसे हैं? वो कमाने वाले हैं दोस्तों। बस यही डिफरेंस है हम में और अमेरिका और इन देशों में, क्योंकि वहाँ पर लोग खाली नहीं बैठते हैं। क्यों नहीं बैठते? उसका एक रीज़न है। ऐसा नहीं कि हमें शौक है, ऐसा नहीं कि हमें खाली बैठने का शौक है। खाली वो इसलिए नहीं बैठते क्योंकि उनके पास में स्किल है, कौशल है। और हमारे यहाँ पर खाली इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे पास में काम नहीं है, कौशल नहीं है, शिक्षा इतनी अच्छी नहीं मिली है कि उसको आगे हम लोग बढ़ा पाएँ। इसीलिए मानव संसाधन मंत्रालय ने ये फैसला लिया है। 2015 में सरकार ने बहुत अच्छा एक नियम लॉन्च किया था, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छी योजना लॉन्च की गई थी, उसकी भी चर्चा करने वाला हूँ मैं। मोदी साहब ने काफ़ी अच्छा इसमें काम करने की कोशिश किया है। अच्छा, प्राकृतिक संसाधन कब महत्वपूर्ण हो जाते हैं? प्राकृतिक संसाधन, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है वो महत्वपूर्ण कब हो जाते हैं? मानव संसाधन की भी बात कर लो तो भी वही आंसर आएगा। जब ये लोगों के लिए उपयोगी होने लगते हैं, जब हमें इसका उपयोग होगा तभी तो संसाधन महत्वपूर्ण होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको घर में फर्नीचर बनाना ही नहीं है, आपको फर्नीचर के बारे में आइडिया ही नहीं है, तो आप थोड़ी बोलोगे कि मैं पेड़ को काटूंगा। पेड़ की उपयोगिता आपको तब महसूस हुई जब आपके घर में फर्नीचर की आवश्यकता पड़ी। तो जब आपको किसी चीज़, मान लो आपके पास में कार नहीं है, बाइक नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसमें पेट्रोल डलता हो, तो फिर आपको पेट्रोल की अहमियत थोड़ी समझ में आएगी, आपको पेट्रोल की उपयोगिता नहीं होगी ना। तो प्राकृतिक संसाधन जब महत्वपूर्ण होते हैं, जब लोगों के लिए उनकी उपयोगिता होती है, जब लोगों के लिए वो उपयोगी हो जाते हैं। और स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग, स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग मतलब जो लोग स्वस्थ होते हैं, जो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, जो लोग शिक्षित होते हैं, और जो लोग अभिप्रेरित मतलब जागरूक लोग होते हैं और प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को और योग्यताओं के अनुरूप ही मानव संसाधन का विकास करते हैं। वो अपनी आवश्यकता के हिसाब से ही काम करते हैं। मतलब जो शिक्षित लोग होते हैं, जो अभिप्रेरित लोग होते हैं, उनको पता है कि मेरी आवश्यकता कितनी है, उनको पता है कि मेरे साथ समस्याएं कितनी है, तो मेरे घर की समस्याओं को देखते हुए वो अपने आप का मानव विकास कर लेते हैं। इसी वजह से आपने कई बार न्यूज़ में पढ़ा होगा कि गरीब ऑटो चलाने वाले का लड़का बना IAS, कई बार सुना होगा कि किसान का लड़का बना IPS। ये वो लोग हैं जो शिक्षित, स्वस्थ और अभिप्रेरित लोग होते हैं, जो अपनी आवश्यकता के हिसाब से मानव विकास कर लेते हैं। उनको लगा कि परिवार को आवश्यकता है मेरी और मुझे बनना चाहिए मानव संसाधन, तो ऐसे में विकास करने की ज़रूरत है, तो उसी को बोलते हैं मानव विकास। दोस्तों, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। पूरी दुनिया में मानव संसाधन ही सबसे अंतिम संसाधन है। इसलिए कहा जाता है कि मानव की सेवा ही प्रभु सेवा है, क्योंकि इंसानों को एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा संसाधन वही है। इन सभी चीज़ों को संसाधन बनाया किसने? हमने। अगर हम नहीं होते तो कोई चीज़ उपयोगी नहीं होती। क्या इसमें यहाँ मानव नहीं होते तो बाकी दूसरी चीज़ें भी उपयोगी नहीं होती, क्योंकि इनको उपयोगी बनाया हमने ना। हर एक चीज़ को उपयोगी मानव ने बनाया। इसलिए अंतिम संसाधन किसे कहा जाता है? मानव को कहा जाता है। इसलिए मैंने अभी आपको बताया कि भारत का जो मानव संसाधन मंत्रालय है उसने निर्णय लिया है कि भारत में कौशल को बढ़ावा देना पड़ेगा। भाई, हो सकता है कि जो लोग, मान लो किसी व्यक्ति की उम्र हो गई है 40 साल या मान लो 30-35 साल हो गई है,
और वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, 30 साल हो गए और पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं। अब ऐसे व्यक्ति को जॉब के लिए अगर कौशल करना है तो उसको पढ़ा तो नहीं सकते हम लोग। ऐसे में कुछ छोटे मोटी डिग्रियां करा करके, छोटा मोटा उनको प्रशिक्षण देके कुछ काम करने के लिए तो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसी चीज़ को लेकर के हैं, और ये खाली उन्हीं लोगों के लिए, सबके लिए है। तो जिसके पास भी रोजगार नहीं है वो रोजगार प्राप्त करने के लिए, देखिए एक होता है रोजगार मांगना और एक होता है रोजगार हासिल करना। अगर आप ग्रेजुएशन करके, आपके पास स्किल की कमी है और आप ग्रेजुएशन करके सरकारी नौकरी के लिए केवल सरकार से नौकरियां मांग रहे हैं बार बार कि भाई वैकेंसी निकालो वैकेंसी निकालो, तो आप ये रोज़गार की मांग कर रहे हो, रोज़गार मांग रहे हो सरकार से। लेकिन अगर आपके पास स्किल है, आपने आईआईटी वगैरह से पढ़ा हुआ है, आपके पास स्किल है, कौशल है, तो आपको ज़रूरत नहीं किसी से रोज़गार मांगने की। आपकी स्किल आपको रोज़गार दिला देगी, आप खुद रोज़गार हासिल कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास में वो क्षमता विकसित हो गई है। यही काम करने के लिए जो है सरकार ने, मानव संसाधन मंत्रालय ने ये एक योजना चलाई थी जिसका नाम क्या था, PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसको ध्यान रखना दोस्तों, 2015 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसका मुख्य काम क्या था? इसका मुख्य काम था 2016 से 2020 तक लगभग 1 करोड़ भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण देना। 1 करोड़ भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण देना। किस प्रकार का प्रशिक्षण? कंप्यूटर का प्रशिक्षण देना है या कोई और दूसरी स्किल का प्रशिक्षण देना, ताकि कम से कम वो छोटा मोटा रोजगार तो हासिल कर ले। एक व्यक्ति को रोजगार हासिल करने के लिए उसमें गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास किया गया था। उद्देश्य क्या था? रोजगार हेतु गुणवत्ता प्रशिक्षण तथा कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना। यानी एक तो उसके अंदर कौशल की योग्यता बढ़ाना और दूसरा रोजगार के लिए उसको गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देना, ताकि वो अपना रोजगार स्वयं हासिल कर ले और वो बार बार किसी चीज़ पर डिपेंडेंट न रहे, वो निर्भर न रहे। दोस्तों इसी वजह से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लाया गया था, जिसको आप देख सकते हैं। ये मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और इनका एक मुहिम था जो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा। अब इसके आंकड़े देखकर पता चलेगा कि कितने लोगों ने, उन 1 करोड़ लोगों को वाकई में प्रशिक्षण मिला कि नहीं मिला। उद्देश्य तो बड़ा अच्छा रहता है इन योजनाओं का, लेकिन रिजल्ट देखना पड़ता है कि क्या 1 करोड़ लोग प्रशिक्षित हुए कि नहीं हुए, क्या उन 1 करोड़ लोगों में से कितने लोग अभी जॉब कर रहे हैं। तब हमें समझ में आ जाएगा कि क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है वाकई में काम कर रहा है। मानव संसाधन का वितरण की बात करें तो दोस्तों मानव एक संसाधन है। अगर मैं दूसरे संसाधन की बात करूँ, मान लो कोयला एक संसाधन है, पेट्रोलियम एक संसाधन है, तो वहाँ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोयला और पेट्रोलियम अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से फैले हुए, मतलब कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं क्या है। तो मानव संसाधन मतलब मानव संसाधन भी दूसरे संसाधनों की तरह ही अलग अलग, यानी अन्य जगहों पर असमान रूप से वितरित है। इसका मतलब यह है कि भारत, पाकिस्तान, चाइना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और कहीं कुछ देश ऐसे जहाँ पर बहुत कम जनसंख्या है। सोचो, आपको सोच करके, आपको ये जान करके ताज्जुब होगा कि भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या 2001 के हिसाब से, 2011 के हिसाब से बताता हूँ 121 करोड़। 2011 की जनगणना का डेटा दे रहा हूँ, 121 करोड़ जनसंख्या भारत की। लेकिन ये भारत एक अकेले देश की जनसंख्या है। लेकिन आपको पता अफ्रीका में कितने देश हैं? अफ्रीका महाद्वीप में टोटल दोस्तों 54 देश हैं और इन 54 देश की टोटल पॉपुलेशन है दोस्तों 121 करोड़। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी ज़्यादा है। हमारे देश की जनसंख्या, अकेले देश की जनसंख्या 54 देशों की जनसंख्या के बराबर है, पूरे महाद्वीप के बराबर है। तो फिर पूरे भारत को महाद्वीप ही क्यों नहीं बोल देते हम लोग? इतना बड़ा तो हो गया वो, इतना ज़्यादा जनसंख्या वाला तो हो गया। इसलिए हमेशा हमारा जो कंपैरिजन होता है पूरे अफ्रीका से कर देते हैं, क्योंकि जनसंख्या तो बराबर है, भले ही देश ज़्यादा हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास मानव संसाधन बहुत ज़्यादा है। इन जनसंख्या को हम लोग संसाधन समझे तो देश का भला हो सकता है दोस्तों। इसी वजह से बार बार मैं संसाधन की बात कर रहा हूँ। तो कहा क्या गया है कि कुछ देशों में, जैसे भारत अकेले में क्या इतने 121 करोड़ है, उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं जहाँ पर बहुत कम है। वेटिकन सिटी नाम का एक छोटा सा देश है दोस्तों यूरोप में, उसमें केवल 1000 से भी कम लोग रहते हैं। एक देश की संख्या 1000 से भी कम है। आप सोच सकते हो कि वो देश कितना बड़ा होगा। बहुत छोटा देश है और जनसंख्या भी 1000 से कम है।
तो हमारे यहाँ तो अकेला यूपी एक राज्य है जो 20 करोड़ जनसंख्या लेके बैठा हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि भारत में जनसंख्या किस हद तक बढ़ रही है। लेकिन इस जनसंख्या को हम लोग भार ना समझे और इस जनसंख्या को हम लोग क्या समझे, मानव संसाधन समझे, तो शायद भारत को बहुत पावर मिल सकती है। और ये संसाधन कब होगा, जब इसके पास स्किल होगी, कौशल होगी। इसीलिए सरकार ने योजना चलाई थी। अन्य संसाधन की तरह मानव संसाधन भी विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है, जो आपने देखा होगा चाइना और भारत में बहुत ज़्यादा है। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है शैक्षणिक स्तर की वजह से। शिक्षित हम लोग ये तो जानते हैं, जो शिक्षित लोग होते हैं, जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद, देखिए भारत में जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी है वैसे वैसे जनसंख्या की रेट कम हो गई है। जैसे जैसे भारत में आज़ादी के बाद शिक्षा व्यवस्था अच्छी हुई, शिक्षा बढ़ रही, स्वास्थ्य सुविधा बढ़ रही, अचानक से हमारी जो जनसंख्या रेट वो क्या हो गई, बढ़ने की दर कम हो गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य जनसंख्या के वितरण को प्रभावित तो करती है। इसका मतलब हम तो बहुत लेट शिक्षित हुए हैं। अमेरिका, यूरोप, ये दूसरी कंट्रीज जो है ऑलरेडी पहले से शिक्षित थे। इसका मतलब शिक्षा का स्तर, आयु और लिंग में मानव एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो ये दुनिया में देखो, ये मैं अगर बोल दूँ फॉर एग्जांपल कि भाई हमारे देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम, पहले तो कम थी, बहुत ज़्यादा कम थी, अभी हाल ही की डेटा देखें तो ज़्यादा हो चुकी है। तो हमारे यहाँ पर अलग ट्रेंड है, चाइना में महिलाओं की संख्या कम, पुरुषों की ज़्यादा है, और सऊदी अरब में अलग है, यूरोप में महिलाएं ज़्यादा है, पुरुष कम है। तो अलग अलग जगह पूरी लैंगिक असमानता भी फैली हुई है। और आयु की भी बात करें तो भारत में एक आदमी जो है, एवरेज एज भारत में जो एक आदमी की है वो 67.5 वर्ष जीता है। 67.5 साल जीता है एक आदमी पूरे भारत में, औसत आयु है ये। लेकिन अगर हम लोग बात करें जापान की तो वो बहुत आगे हैं, वो 80-85 और ना हो सकता है 90 तक की उसकी हो, तो और आगे उसकी ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि ये भी फर्क पड़ता है ना कि किस देश में एक आदमी कितना जी रहा है। ठीक है, इनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती है, अलग अलग गुण पाए जाते हैं कि भाई शिक्षित लोग है कि नहीं है, स्वास्थ्य स्तर अच्छा है कि नहीं है, वहाँ की लैंगिक असमानता है कि नहीं है, वहाँ पर आयु वर्ग किस प्रकार का है, क्या वहाँ बूढ़े लोग ज़्यादा है या बच्चे ज़्यादा है या बीच वाले जो युवा लोग वो ज़्यादा। इस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर मानव संसाधन किस प्रकार का है। जैसे भारत में सबसे ज़्यादा युवा लोग हैं, जबकि चाइना में सबसे ज़्यादा बूढ़े लोगों की संख्या है। तो दोनों में डिफरेंस तो हो गया है। इसको भी हम लोग बोल सकते हैं ना, मानव संसाधन का जो वितरण है वो असमान तरीके से है। अब इसमें हो सकता है कि वहाँ की कुछ नीतियाँ रही हो। आपको पता है दोस्तों, चाइना ने एक पॉलिसी लागू की थी अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए। उसका नाम था वन चाइल्ड पॉलिसी, यानी एक बच्चा पैदा करने वाली पॉलिसी। अगर आप एक से ज़्यादा बच्चा पैदा करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है आपको कुछ सज़ा के रूप में कुछ दिया जाए, या तो आपसे हर्जाना लिया जाए या फिर हो सकता है जेल भी जाना पड़ जाए। जो भी कानून चाइना ने बनाए होंगे, ऐसे स्ट्रिक्ट कानून के द्वारा ही उसने काफ़ी इस जनसंख्या को कंट्रोल किया है। लेकिन उसका एक दूसरा इम्पैक्ट यह हुआ है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है कि वहाँ पर बूढ़ों की संख्या ज़्यादा हो गई, युवा की संख्या कम हो गई। भारत में ऐसे कोई भी कानून नहीं है। भारत में बस हम लोग नियम बनाते हैं कि हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसा कुछ हम लोग बनाते हैं, जिससे भी क्या हो सकता है कि देश में हो सकता है जनसंख्या कम हो जाए। अभी वितरण को जरा समझ लेते हैं। भूपृष्ठ पर फैले लोग जो फैले हैं, जिसे जनसंख्या वितरण प्रतिरूप कहते हैं। जो भूपृष्ठ पर लोग फैले हुए हैं उसको बोलते हैं वितरण। फैले हुए मतलब अलग अलग देश में अलग अलग जनसंख्या है। तो पूरे दुनिया के सभी देशों में जो लोग फैले हैं, इन फैलाव को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप। तो यही है जनसंख्या वितरण। और जनसंख्या वितरण कितना है? विश्व के 90% से अधिक लोग 30% भाग पर ही निवास करते हैं, बाकी 70% भाग पर 10% निवास करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो 70% भाग में जो बचा हुआ भाग है उसमें क्या आएगा, उसमें या तो पर्वत आ गए, या वहाँ पर पठार आ गए, या वहाँ पर खाई या घाटी आ गई, या नदी नाले, ऐसे कुछ चीज़ आ गई। तो पूरी पृथ्वी का जो भूपृष्ठ है उसका 30% भाग जो है उसी पर 90% जनसंख्या रहती है। बाकी 70% जो जगह है वो रहने लायक नहीं है, वहाँ पर कम से कम लोग रहते हैं, 10% लोग रहते हैं। जैसे मरुस्थल, बहुत कम लोग रहेंगे ना। तो विश्व की जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है।
क्योंकि कुछ एरिया ऐसे हैं, कुछ देश जो काफ़ी घने हैं, जैसे भारत और चाइना जब और बांग्लादेश, जबकि कुछ देश ऐसे जहाँ पर विरल जनसंख्या है। विरल जनसंख्या बहुत कम है दोस्तों, जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, बहुत कम जनसंख्या है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 1.5 से 2 करोड़ के बीच में है, और इतनी जनसंख्या तो भारत में एक साल में बढ़ती है हर साल। तो आप सोच सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या कितनी विरल है, कितनी कम है। कारण क्या हो सकता है? वहाँ पर पर्वत, पठार और ये घाटियाँ और मरुस्थल बहुत ज़्यादा होंगे, इस वजह से वहाँ पर ऐसा है। बस दिमाग में एक ही चीज़ याद रखना है कि जहाँ विरल जनसंख्या होगी, विरल मतलब कम होगी, वहाँ पर एक ही कारण हो सकता है, वहाँ पर सुख सुविधाएं नहीं होंगी। या तो मरुस्थल होगा, या पर्वत होगा, या पठार होगा, ढाल वाला एरिया होगा, इस वजह से पानी से भरा एरिया होगा, इस वजह से वहाँ पर लोग नहीं रह सकते। जनसंख्या का वितरण की बात करें तो जो घने बसे हुए क्षेत्र हैं उनकी थोड़े से एग्जाम्पल के तौर पर चर्चा कर लेते हैं। साथ ही जो विरल बसे हुए क्षेत्र हैं उनको भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर विरल होंगे, क्यों होंगे, इसको भी मैं बताऊंगा आपको। घने बसे में क्या आएगा? मैंने बोला घने बसे क्षेत्र में कौन कौन से आ रहे हैं? भारत आ रहा, चीन आ रहा, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी ने देश न लिख करके सीधा क्या लिख दिया है? एक डायरेक्शन लिख दी है। तो आपको दुनिया में डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। भारत है, चीन है, जापान है, यहाँ पर बहुत जनसंख्या घनत्व है। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है। तो जनसंख्या घनी कहाँ पर है? भारत और इन एरिया में ना। तो अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पूरा वर्ल्ड है आपका, ये पूरा वर्ल्ड है, तो इस पूरे वर्ल्ड में इंडिया कहाँ पर आएगा? ये इंडिया यहाँ पर आएगा दोस्तों, यहाँ आएगा, यहाँ पर चाइना आएगा, यहाँ पर जापान आएगा, यहाँ पर बांग्लादेश आएगा, यहाँ पर पाकिस्तान आएगा। समझना, ये सारे देश यहाँ पर आ गए। जिस देशों की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, इंडिया, चाइना, जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब यहीं पर है। अब देखो ना, ये 0 डिग्री है आपका। इस 0 डिग्री के इधर वाला एरिया क्या कहलाता है? इस 0 डिग्री के इधर वाला एरिया कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाला एरिया क्या कहलाता है? पश्चिमी गोलार्ध। इसके इधर देखना, ध्यान से देखना, इसको मैं समझा कह रहा हूँ। मैं समझा रहा हूँ कि इस गोले को मैं ऐसे काटूंगा तो इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध, इधर वाला पूर्वी गोलार्ध, और जैसे इस गोले को ऐसे काटूंगा मैं तो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। इसका मतलब भारत किस जगह पर है? ये आपका पड़ेगा उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व वाला एरिया है। और जो हमारा एशिया है, एशिया के हिसाब से कौन सा है? ये उत्तर पूर्वी, ये जो एशिया है हमारा, जो एशिया है ना, उसके हिसाब से भारत एशिया में नीचे आता है, दक्षिणी भाग में आता है। तो हम बोल सकते हैं कि दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, ये पूर्व में आता है उसके हिसाब से। तो भारत पूरी दुनिया में उत्तर पूर्व में आ सकता है, लेकिन एशिया में हम लोग किधर आते हैं? एशिया में हम लोग पूर्व में आते हैं, और पूर्व में भी कौन से पूर्व में? दक्षिण पूर्व में आएंगे। इसलिए दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, इसमें वो सारे देश आएंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा यूरोप, उत्तर पूर्वी तथा उत्तरी अमेरिका। उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका में आप लोग क्या क्या समझते हो? क्या क्या उसमें देश आएंगे? उसमें आएगा यूएसए, उसमें आएगा कनाडा, उसमें आएगा मैक्सिको। तो उत्तरी में, उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिका में केवल उत्तर पूर्वी दिशा में ही जनसंख्या ज़्यादा है। जो बोल सकता हूँ मैं कि भाई उसमें जो आपका अमेरिका है उसके न्यूयॉर्क के आसपास, वाशिंगटन डीसी के आसपास जनसंख्या ज़्यादा है, बल्कि पश्चिमी भाग में जनसंख्या बहुत कम है। और यूरोप तो पूरा ही घना बसा हुआ है दोस्तों। तो यूरोप में जनसंख्या काफ़ी घनी है। तो ये घनी जनसंख्या वाले हैं। आपको सारे नाम याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जो नाम याद रखने हैं वो रखने हैं भारत, चाइना, जापान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये जो हमारे इधर है, जिसको बोलते हैं दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई। तो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई भाग में ये जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। हम लोग विरल जनसंख्या की बात करके, विरल जनसंख्या कहाँ पाई जाएगी? मैंने बोला था कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी गिरी हो, मरुस्थलीय क्षेत्र, जैसे उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हो गया एक। तो अगर मैं बोलूँ मरुस्थल वाले इलाके में जनसंख्या कम है तो यह तो आपका उत्तर सही हो गया, लेकिन मरुस्थल में कम है गर्मी ज़्यादा होने की वजह से। हम लोग दोस्तों न तो ज़्यादा गर्मी में रह सकते हैं और न ही हम लोग ज़्यादा ठंडी में रह सकते हैं। तो गर्मी और ठंडी दोनों में हम लोग नहीं रह सकते। इसका मतलब क्या है कि एक तो मरुस्थल में हम नहीं रह सकते, और इसका मतलब क्या हुआ? उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, मतलब जैसे ये आपका पूरी दुनिया है, ये 0 डिग्री है, ये तो निम्न अक्षांश है, और ये जो 90 डिग्री वाला ऊपर वाला एरिया होता है ना, 90 डिग्री, जिसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव, ये ध्रुवीय क्षेत्र जो है ना, जहाँ पर बर्फबारी होती है, इनको बोलते हैं उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। इसका मतलब ये बर्फीले इलाकों में भी लोग रहेंगे तो सही, लेकिन बहुत कम लोग रहते हैं, मात्र कुछ मुट्ठी भर लोग यहाँ पर मिलेंगे आपको। उसके अलावा पर्वतों पर कम होगी, विषुवत देखिए, वन क्षेत्रों में, वनों में भी जनसंख्या बहुत कम होती है। मैं अगर आपको बोल दूं कि भाई मध्य प्रदेश में अगर आप रहते हो तो कान्हा किसली जो नेशनल पार्क है वहाँ पर कोई लोग रहते हैं क्या? नहीं रहेंगे।
जो घने वन होंगे वहाँ पर तो शिकारी जानवर घूमते हैं, तो लोग शहरों में निवास करते हैं, जंगलों में निवास नहीं करते। तो उच्च पर्वतों में, हिमालयी एरियो में बहुत कम जनसंख्या मिलेगी। दुनिया के ऊंचे ऊंचे पर्वतों में लोग कम रहते हैं, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी कम है, प्लस ऊपर से वहाँ खेती करने के लिए ज़मीन भी नहीं है। तो कुल मिला के कहाँ जनसंख्या कम मिलेगी? अरे पर्वत पहाड़ में जनसंख्या कम मिलेगी, पठारी भाग में तो फिर भी ठीक मिलेगी, लेकिन पर्वत पहाड़ में कम जनसंख्या मिलेगी। उसके अलावा मरुस्थल में जनसंख्या नहीं मिलेगी। उसके अलावा शीत क्षेत्र यानी जहाँ पर बर्फबारी होती है, जहाँ पर ग्लेशियर बनता है, वहाँ पर भी जनसंख्या बहुत कम मिलेगी। तो ये हमने समझा दोस्तों जनसंख्या का प्रतिरूप। एशिया और अफ्रीका की बात करें तो दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं दो देशों, इन दोनों महाद्वीपों में है। लगभग 3/4 जनसंख्या इन दो महाद्वीपों में है दोस्तों। 3/4 जनसंख्या इन दो महाद्वीपों में है। और इन 3/4 में से भी विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। उसमें भी 1/3 की बात कर लूँ मैं कि भाई 60% लोग जो हैं, लगभग 1/3 से थोड़ा सा कम है, ये 10 देशों में रहते हैं दोस्तों। और 2/3 तो हमारे पास रहते हैं, यानी इंडिया और चाइना को मिला दो तो भी पूरे दुनिया पे भारी है हम लोग। पूरी दुनिया एक तरफ और हमारी जनसंख्या एक तरफ हो जाती है पूरी, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। भारत के पास 1-1.5 अरब के आसपास हो गई है, इतनी उनके पास हो गई है। टोटल दुनिया की जनसंख्या 7 अरब है, जिसमें से लगभग 3 अरब तो हम दोनों देश लेके बैठे हुए हैं। तो दुनिया के 7 अरब में से 3 अरब हम लोग लेके बैठे हुए हैं, तो लगभग 50% के आसपास जनसंख्या तो यहीं पर है ना, दोनों देशों में। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में निवास करते हैं, जहाँ जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है। वो 10 देश कौन से होंगे दोस्तों? वो 10 देश वो देश होंगे जो जनसंख्या के हिसाब से सबसे टॉप पर है। जैसे पहला देश तो मैं आपको बता दूं, चीन सबसे नंबर 1 देश है। दूसरा देश भारत आएगा उन 10 देशों में, सबसे टॉप के 10 देश जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तीसरा देश दोस्तों यूएसए में काफ़ी जनसंख्या है। वो सारे देश जहाँ पर जनसंख्या 10 करोड़ से ऊपर है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रशिया, ये से कुछ देश है जहाँ पर 10-10 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है। जिन देशों में 10 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है, पाकिस्तान में भी काफ़ी जनसंख्या है, बांग्लादेश, ब्राज़ील, इनमें 10-10 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है। तो ऐसे कुछ 10 देश होंगे जहाँ पर कितनी टोटल जनसंख्या होगी? 60% लोग 10 देशों में रहते हैं जहाँ की जनसंख्या 10 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान में मान लो 20-22 करोड़ जनसंख्या है। तो दोस्तों भारत में तो 121-22 करोड़ है ना, बहुत ज़्यादा है। हम तो बहुत आगे निकल चुके हैं इन दूसरे देशों से। आपको पता है भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से, ये तो सबको पता है। लेकिन क्या पता है तीसरा जो देश है उसकी जनसंख्या कितनी है? यूएसए की जनसंख्या 31 करोड़ है और हमारी 121 करोड़ है। ये लगभग 100 करोड़ जनसंख्या हमारी अमेरिका से ज़्यादा है। तो सोच सकते हैं कि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो ये समस्या भी हो सकती है। लेकिन अगर इनको बना लिया जाए मानव संसाधन, तो ये देश को आगे बढ़ा सकते हैं। पृथ्वी के एक प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, अब हम लोग समझेंगे इसमें जनसंख्या घनत्व क्या होता है। इसी के अंतर्गत छोटा सा एक डेफिनेशन है जनसंख्या घनत्व के बारे में। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों की संख्या, एक मान लो ये बात कर दूं मैं कि ये 1 इकाई क्षेत्रफल, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया या 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। ये प्रति किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना, एरिया है। मान लो 1 किलोमीटर प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। अब मैं इसको बोलना चाहूँ कि यहाँ पर मान लो 100 लोग रह रहे हैं, तो मैं क्या बोल सकता, इस एरिया में जनसंख्या घनत्व कितना है? 100 है। 1 इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है, और इसे प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में कितनी जनसंख्या है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। विश्व की औसत जनसंख्या, इसका मतलब 1 किलोमीटर का, मान लो 1 किलोमीटर रेडियस का मैंने खींच दिया एक सर्कल, 1 किलोमीटर रेडियस का एक सर्कल खींच दिया मैंने, तो फिर इसको मैं क्या बोलूँगा, ये सर्कल है आपका और ये 1 किलोमीटर रेडियस का खींच दिया मैंने। तो इसमें मान लो मैं बोल रहा हूँ 51 लोग हैं पूरे दुनिया में, तो ये क्या हो गया, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 51 लोग पूरी दुनिया में। इसका मतलब 51 जो है वो क्या है, वो पूरी दुनिया का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, अब समझते हैं भारत में क्या है। तो दुनिया में तो कितना है, 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दुनिया में, बहुत कम है दोस्तों। तो जब आप भारत का सुनोगे तो आपको लगेगा हमारे पास तो बहुत ज़्यादा है। ये 51 तो खाली दुनिया का बता रहा हूँ, ओवरऑल बता रहा हूँ, 51 लोग ही रहते हैं। सबसे अधिक दक्षिण मध्य एशिया में है।
दक्षिण मध्य एशिया में कौन आता है? दक्षिण मध्य एशिया में हमारा भारत देश आता है। तो दक्षिण मध्य एशिया में जो है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व यहाँ पर मिलेगा आपको। भारत में औसत जनसंख्या घनत्व जो है, इंडिया की बात कर लूँ मैं आपको, तो 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में मिलेंगे आपको। 1 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया होता है दोस्तों, उस 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में आपको कितने लोग मिलेंगे? 382 लोग मिलेंगे। भारत, ओवरऑल भारत की बात कर रहा हूँ मैं। भारत में अगर दूसरे राज्यों की बात करोगे तो वहाँ और जनसंख्या घनत्व तो आपको ज़्यादा मिलेगा। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो मिलेगा। और वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए, यूनियन टेरिटरी की, तो दिल्ली में तो इतने से एरिया में सोचो, जहाँ दुनिया में 51 लोग हैं, जहाँ इस 1 किलोमीटर वाले एरिया में भारत में ही 382 लोग हैं ओवरऑल, वहाँ खाली अकेले दिल्ली में आप जानोगे कि वहाँ पर 11,000 लोग हैं। अब सोचो कितनी जनसंख्या घनत्व है हमारे देश में, इस दिल्ली में कितनी है। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व में हमारा नाम नहीं आता है। बांग्लादेश और ये जो जापान, जो 2 देश है, इनका जनसंख्या घनत्व हमसे भी ज़्यादा है। तो वहाँ पर वो छोटे हैं, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, लेकिन फिर भी भारत में जनसंख्या घनत्व कम नहीं है दोस्तों, इतना ज़्यादा है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिलते हैं देश में, जबकि दुनिया का औसत क्या है? 51। ये दोनों चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व कहाँ मिलेगा आपको? दक्षिण मध्य एशिया में। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, यहाँ पर बहुत मिलेगा। सिंगापुर भी आता है उसमें, सिंगापुर में बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। जापान भी आता है। तो दोस्तों हमने ये समझा, हमने आज क्या क्या समझा? हमने आज जनसंख्या घनत्व को समझा। हमने समझा कि मानव संसाधन क्यों अहम है, और मानव संसाधन को और ज़्यादा स्किल यानी और ज़्यादा उनको कौशल प्रदान करने के लिए सरकार ने जो योजना चलाई है उसके बारे में भी हमने इस वीडियो में चर्चा की है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने पूरा कर लिया। अब आगे अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग दूसरे वीडियो में बढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं तो उसका एक अच्छा उपाय है, आप क्या कर सकते हैं कि आप जा सकते हैं magnetbrand.com वेबसाइट पर जाकर के आप सर्च करोगे तो आपको ये सी कुछ वेबसाइट मिलेगी, जिसमें आपको CBSE हिंदी मीडियम क्लिक करना है। CBSE हिंदी मीडियम जैसे आप क्लिक करोगे आपको ऑप्शन मिलेंगे 11वीं, 12वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6ठी, 6ठे से लेकर के 12वीं तक के सारे विषय में हम लोग जो है यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करा रहे हैं। 8वीं क्लास जैसे आप टच करोगे आपको 8वीं क्लास के सारे टीचर दिखाई देंगे, उनके सब्जेक्ट और नाम के साथ में। आप उन टीचर में से जिसको भी देखना है उसके नीचे वॉच नाउ लिखा हुआ है, वॉच नाउ पर जाओगे तो आपको उस टीचर के द्वारा जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं सामग्री वो सारी आपको मिल जाएगी यहाँ पर सीक्वेंस से। तो आपको सब्जेक्ट वाइज सामग्री मिल जाएगी, सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की, और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो भी आपको सब्जेक्ट तय करना है उस पर क्लिक करिए, आपको वीडियो शुरू होता दिखाई देगा और बहुत ही आसानी से आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो कि क्लास 6 से कक्षा 12वीं तक ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री। दोस्तों अगर आपको लग रहे हैं हमारे वीडियो बहुत ही अच्छे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर दें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।